हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम आर-ए-पी-डी मार्कर को डिस्कस करेंगे। आर-ए-पी-डी क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। देखिए, आर-ए-पी-डी का फुल फॉर्म होता है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए या रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये भी एक तरीके का मार्कर है या जेनेटिक मार्कर है जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को आपस में अलग अलग करता है या बताता है कि वो किस तरीके से जेनेटिकली डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अगर दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल को हम कंपेयर करेंगे आर-ए-पी-डी मार्कर्स के बेसिस पे, तो उनमें डिफरेंस हमें पता चल जाएगा या हमें दिख जाएगा कि वो सच में जेनेटिकली डिफरेंट हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, ये एक पीसीआर बेस्ड टेक्निक है। देखिए इसमें एम्प्लीफिकेशन वर्ड भी आ रहा है, एम्प्लीफाइड वर्ड आ रहा है, तो जो भी पीसीआर बेस्ड टेक्निक होती है उसमें एम्प्लीफिकेशन वर्ड जरूर आता है। ठीक है, तो पीसीआर बेस्ड टेक्निक है और ये डिटेक्ट क्या करती है, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब दो इंडिविजुअल कैसे आपस में डिफरेंट हैं उनको ये बताती है। ठीक है, ये आर-ए-पी-डी टेक्निक, आर-ए-पी-डी टेक्निक में आर-ए-पी-डी मार्कर का यूज़ किया जाता है। आर-ए-पी-डी मार्कर कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे डीएनए पे या क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आर-ए-पी-डी में देखिए खास बात क्या होती है, इसमें शॉर्ट और रैंडम प्राइमर का यूज़ किया जाता है आर-ए-पी-डी को करने के लिए। मतलब आर-ए-पी-डी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीआर लगाना पड़ेगा। पीसीआर बेस्ड टेक्निक है, तो इस पीसीआर में आप शॉर्ट और रैंडम प्राइमर का यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि आपने आर-ए-पी-डी के प्राइमर लेकर के अपने लैब में रखे हुए हैं। ठीक है, वो 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं और उसी आर-ए-पी-डी प्राइमर से आपको अगर किसी का भी करना है, जैसे मान लीजिए किसी प्लांट का करना है, अरेबिडोप्सिस का करना है, तो उसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या प्राइमर से आप अरेबिडोप्सिस का भी कर लेंगे, उसी से राइस का भी कर लेंगे, उसी से दूसरे किसी प्लांट का कर लेंगे, उसी से आप खुद के डीएनए का भी कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो हमारे प्राइमर होते हैं वो तो सेम रहते हैं और उन्हीं प्राइमर्स का यूज़ करते हैं हम अलग अलग जो भी स्पीशीज़ या जो भी हमारे पास सैंपल होता है उनमें आर-ए-पी-डी एनालिसिस करने के लिए हम सेम वही प्राइमर्स का यूज़ करते हैं और ये प्राइमर हम चेंज भी कर सकते हैं। तो होता क्या है, ये जो प्राइमर्स होते हैं इसमें न्यूक्लियोटाइड रैंडमली कुछ भी मतलब जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसका कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि किसी जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत छोटे प्राइमर होंगे तो जीन में उनको अपने जैसी बाइंड होने के लिए कई जगह मिल जाएगी। इतना ज़्यादा तो हमारा लंबा सीक्वेंस होता है डीएनए का, तो हो सकता है कहीं रैंडमली उनको अपने 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड मैच होते हुए मिल जाएंगे, तो वहीं पे प्राइमर बाइंड होकर उसको एम्पलीफाई कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इसमें हमें पहले से किसी सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती कि हमें पता होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस है हमारे डीएनए का, तो हम प्राइमर बनाएंगे तब हम एम्पलीफाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वही हम प्राइमर सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं अपना भी डीएनए एम्पलीफिकेशन करने के लिए और वो डीएनए पे कहीं भी बाइंड हो जाएगा क्योंकि वो रैंडम है। एम्पलीफाइड प्रोडक्ट्स आर ऑफ वेरिंग लेंथ। अब देखिए जो हमारा एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट होगा उसकी लंबाई भी अलग अलग होगी, क्योंकि हो सकता है ना पता नहीं कहाँ पे डीएनए पे जाके बाइंड हो जाए, हो सकता है 10-15 जगह पे जाके बाइंड हो जाए, हो सकता है 2 ही 4 जगह पे जाके बाइंड हो, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा जगह पे जाके बाइंड हो जाए, क्योंकि बहुत ही छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की होते हैं। तो जितनी ज़्यादा उनको जगह मिलेगी न्यूक्लियोटाइड में उतनी ज़्यादा वो बाइंड होंगी, उतनी ज़्यादा वो बैंड्स देंगे। ठीक है, तो बैंड्स का साइज़ अलग अलग हो सकता है ना, क्योंकि उनका कोई फिक्स जीन तो है नहीं कि वो जीन पे जा कर के कॉर्नर्स पे बाइंड होकर जीन को एम्पलीफाई करेंगे। तो ये जीन को एम्पलीफाई नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी रैंडम न्यूक्लियोटाइड्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं जहाँ इनको जगह मिल रही है बाइंड हो जा रहे हैं और एम्पलीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एम्पलीफाइड प्रोडक्ट होगा वो भी अलग अलग लेंथ का हमें मिलेगा इसमें। अब देखिए जैसे हम इस टेक्निक को डिस्कस करते हैं कि दो पर्सन है हमारे पास, हमने उनके जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट कर लिया है। ठीक है, जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, आर-ए-पी-डी प्राइमर्स का यूज़ करके हम पीसीआर लगाएंगे और पीसीआर एम्पलीफिकेशन के बाद हमारे पास कई सारे एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, दोनों ही पर्सन्स के। तो अब हमको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे या रन करेंगे जेल पे, तो हमें अलग अलग बैंडिंग पैटर्न्स मिलेंगे। हो सकता है पहले इंडिविजुअल में ज़्यादा जगह पे बाइंड ना हो पाया हो, इतने ही फ्रैगमेंट दिया हो, दूसरे में ज़्यादा जगह पे बाइंड हो के इतने फ्रैगमेंट दिया हो। तो ये क्या दिखा रहा है कि दोनों के जीनोम में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, तभी तो उसकी बाइंडिंग और एम्पलीफिकेशन का पैटर्न अलग अलग आ रहा है। तो इस तरीके से हम दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट बैंडिंग पैटर्न जो मिलेगा उससे पता चलेगा कि जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, देखिए एप्लीकेशन होती है इसकी पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने में, जो हम देख ही चुके हैं कि दो अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल को बताता है कि हाँ ये किस तरीके से जेनेटिकली डिफरेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। ब्रीडिंग टेक्निक में अगर हमें दो अलग अलग तरीके के
प्लांट मिल रहे हैं जिनकी अलग अलग जेनेटिक अपने आइडेंटिटी है, तो उनको हम ब्रीडिंग से करके एक हाइब्रिड प्लांट बना सकते हैं या एग्रीकल्चर में उसको कहीं पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। जेनेटिक मैप बनाने के लिए अगर हम कुछ स्टडी कर रहे हैं फिजिकल, या जेनेटिक मैप बनाने के लिए लिंकेज एनालिसिस के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप बताने के लिए, मतलब अगर जो टैक्सोनॉमिक रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी उनकी बैंडिंग पैटर्न काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे, बहुत ही कम डिफरेंस होगा उनमें, और जो बहुत ही डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे उनके थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। और जीनोमिक कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिटरमाइन करने के लिए, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स जीनोम होगा तो बहुत ही ज़्यादा बैंड्स आएंगे, बहुत ज़्यादा जगह पे वो बाइंड हो सकता है, और अगर कम बैंड्स आ रहे हैं मतलब कि जीनोम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया के केस में अगर आप करेंगे तो कम बैंड्स आएंगे, अगर आप प्लांट का लेकर के कर देंगे तो बहुत सारे बैंड आएंगे, स्मेयर आने लग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा बैंड कहाँ गए, ठीक है। तो डिसएडवांटेज हो जाता है इसका। ये देखिए डिसएडवांटेज में क्या है कि लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी। लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही इंडिविजुअल में 2 बार पीसीआर लगाएंगे आरएपीडी प्राइमर का यूज़ करके, तो हो सकता है कि उसका अलग अलग रिजल्ट आए। मतलब बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, क्योंकि अब डीएनए का जो डीनेचर होना, ओपन होना और प्राइमर का बाइंड होना हो सकता है वेरी कर जाए, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी कम होने की वजह से जो रिजल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हम नहीं मान सकते इनके। जो कॉम्प्लेक्स जीनोम होता है उसमें तो और भी कंडीशन इनकी यूज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जीनोम है, आरएपीडी प्राइमर का यूज़ कर लीजिए आप, इतने सारे बैंड्स आएंगे कि आपको बैंड्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, ऐसा लगेगा कि पट्टी जैसा दिखाई पड़ेगा। तो जब आपको बैंड्स अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे तो आप कैसे तो इंडिविजुअल पॉलीमॉर्फिज्म बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने पीसीआर रन किया, खूब सारे ऐसे 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 बैंड आ रहे हैं, दूसरे वाले में भी खूब सारे बैंड आ रहे हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि बैंडिंग कहाँ पे डिफरेंट है, या कौन कौन से फ्रेगमेंट से कितने फ्रेगमेंट्स आए हैं। एम्पलीफाई होने के बाद नहीं पता कर पाएंगे अगर आप कॉम्प्लेक्स जीनोम है तो, ठीक है। इसलिए आजकल इसका यूज़ भी नहीं किया जाता है। पहले जब ये एनजीएस नहीं आया था, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, तब इसका यूज़ किया जाता था बहुत, मतलब प्लांट के केस में, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता था इसका, और वैसे भी किया जाता था इसका यूज़ जेनेटिकल अगर डिसिमिलैरिटी को डिटेक्ट करने के लिए या मैचिंग करने के लिए। आपको मान लीजिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता लगाना है किसी इंडिविजुअल का कि मतलब ये हो सकता है कि नहीं वो पर्सन, तो आप उस वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते थे। लेकिन आजकल इस टेक्निक का यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये मार्कर है जो मतलब पहले से यूज़ होता आया है, तो हमें पढ़ना पड़ता है इसके बारे में। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये वर्क करता है, लेकिन आजकल इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं होने की वजह से नहीं यूज़ किया जा रहा है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो अभी मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होगा आपको समझने के लिए आरएपीडी। और जितनी भी पीसीआर बेस्ड टेक्निक है उसमें एम्पलीफाइड वर्ड ज़रूर आएगा, तो आप उसको लिख सकते हैं। और सबसे मेन बात जो मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ, ये एक तरीके का डोमिनेंट मार्कर है, डोमिनेंट। इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, डोमिनेंट मार्कर क्या होते हैं, जो कि हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये तो वैसे भी इसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी ही नहीं आती है, रैंडमली इसकी जो फ्रेगमेंट है वो भी अलग अलग आते हैं, तो कहाँ आप डोमिनेंट और मतलब हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस से डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। दो अलग अलग एलील में इसके इतने छोटे साइज़ का ये होता है कि पता ही नहीं पाएगा कि मतलब क्या है, ठीक है। बस छोटे बड़े बैंड्स आ सकते हैं, बैंड का साइज़ ऊपर नीचे हो सकता है दो इंडिविजुअल को अगर आप करेंगे तो, लेकिन आप इससे नहीं बता पाएंगे कि कौन सा आपका हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, कौन सा होमोजाइगस इंडिविजुअल है, ठीक है। तो ये इसका एक और ड्रॉबैक है। तो आरएपीडी में इतना ही, कल हम एएफएलपी को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।